हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा तो हो गया यूपीएससी, और उसके बाद जो डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है। तो हर जो एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है वो आपके यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए भी प्रिपरेशन हो जाता है। तो अभी इसमें क्या है, हम आपके डिफरेंट टॉपिक जैसे इंटरनेशनल, फिर नेशनल, फिर रीजनल टॉपिक या फिर स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। तो समझ लीजिए कोई नॉर्थ इंडिया से अगर कोई एस्पिरेंट हमारे इस एनालिसिस को देख रहा है, तो उसमें क्या है आपका, जैसे आसाम स्पेसिफिक एक टॉपिक हमने डिस्कस किया कि आसाम में क्या एग्रीकल्चरल इश्यूज़ हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या इश्यूज़ है। तो उसमें जो इश्यूज़ रहेंगी वो आप नॉर्थ इंडिया में भी वैसे ही इश्यूज़ देख सकते हैं। बाकी स्टेट स्पेसिफिक जो डेटा है वो डिफरेंट रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका इरिगेशन का प्रॉब्लम है, या फिर पेस्ट का प्रॉब्लम है, या फिर आपके टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कम है, मार्केट लिंकेजेस कम है। तो ये जो सभी टेम्पलेट है या फिर पॉइंट है, ये आप अलग स्टेट में भी ये प्रॉब्लम देख सकते हैं, और ओवरऑल नेशनल लेवल में भी ये सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। तो इसीलिए क्या करना है, आप जब भी कोई टॉपिक देखते हैं तो उसको क्या करना है, हॉलिस्टिकली देखना है। अपने थॉट में कोई बैरियर नहीं लाना है, आपको बैरियरलेसली चीज़ों को कनेक्ट करना है। कि आप कोई भी एक इंसिडेंट, कोई भी एक मुद्दा, आप कोई भी एक इवेंट को डिस्कस करते हैं, तो उसमें क्या करना है, आपको डिफरेंट इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, स्टेट पर्सपेक्टिव से, नेशनल पर्सपेक्टिव से, डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव से, आपके विलेज के पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से आप उसको देख सकते हैं। फिर उसका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, उसका इकोनॉमिक डायमेंशन, उसका पॉलिटिकल डायमेंशन, सारा डायमेंशंस को आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से क्या है, आप अगर देखेंगे तो आपका जो मेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट क्वेश्चन, वो इन जनरल नेचर का होता है। तो आप अगर चीज़ों को हॉलिस्टिकली इंटरकनेक्टेड वे से देखेंगे तो आप आंसर ज़रूर कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट किक स्टार्टिंग वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट मार्केट। तो अभी कार्बन क्रेडिट मार्केट को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो कार्बन क्रेडिट मार्केट का जो मैकेनिज़्म है या फिर जो सिस्टम है वो कैसे आया। तो उसके लिए समझना होगा अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज आपके इंडस्ट्रियल एरा जब से चालू हुई, उसके बाद बहुत सारा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, और उसके वजह से क्या है, जो भी आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ को इस्तेमाल किया गया था, उसके वजह से जो ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन है वो बढ़ा, और उसकी वजह से क्या हुई, अर्थ के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट देखा गया बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो इन सभी चीज़ों को पहली बार कब एक्नॉलेज किया गया ग्लोबल लेवल में, आपके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 1972 में, जो स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में हुआ था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्लाइमेट आपका समिट हुआ वो था अर्थ समिट, जो 1992 में हुआ रियो दी जेनेरियो में। और उसी समिट के बाद आपका, उसी समिट में UNFCCC का फ्रेमवर्क लिया गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको आपका एनफोर्स किया गया फ्रॉम 1994। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा कि 1994 के बाद जब UNFCCC आपका एनफोर्स हो गया, उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होने लगी हर साल। जैसे लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ आपका COP29, और इसी में आप देख सकते हैं जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, ये भी क्या है, कॉप ही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो इसी तरह से क्या है, 1997 में, ध्यान दीजिएगा, 1997 में कियोटो प्रोटोकॉल लिया गया था जापान में। और उसी कियोटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ, आपके ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए आपके कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया गया, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो मैं बस आपको समरी बताने वाला हूँ इसका, और कनेक्ट कराने वाला हूँ चीज़ों को, ताकि आप बाकी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी कुछ दी गई हैं इसमें, इसको पढ़ के आप समझ सकें। तो जो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है 1997 के कियोटो प्रोटोकॉल से, तो उसी को क्या किया जा रहा है अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में, उसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन टाइमलाइन ड्रिवन अप्रोच, की टाइमलाइन ड्रिवन अप्रोच लिया जाएगा कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म के लिए। तो अभी फिर समझते हैं कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म होता क्या है। तो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म के तहत क्या किया जाता है, जो इंडस्ट्रीज़ होती है, ओके, या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है जिससे आपके ग्रीन हाउस गैस का निसर्जन होता है, तो उसको कम करने के लिए अभी क्या है, आप अगर सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देंगे या फिर एनकरेज करेंगे तो उससे कम नहीं होगा। उसको कम करने के लिए स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ है उनको मॉनिटरी इंसेंटिव देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई चीज़ें खरीदते हैं, आपको अगर उसमें कुछ डिस्काउंट दिया जाता है या फिर कोई क्रेडिट दिया जाता है तो आप उसको खरीदने के लिए एनकरेज हो जाते हो। उसी तरह से क्या है, अंडर कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म जो इंडस्ट्रीज़ है वो अगर अपना जो इमिशन है ग्रीन हाउस गैस का उसको अगर रिड्यूस करती है, क्लीन एनर्जी जैसे सोलर पावर हो गया या फिर आपका बाकी जो भी ग्रीन एनर्जीज़ है वो अगर इस्तेमाल करती है तो उनको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। और जो इंडस्ट्री कार्बन क्रेडिट कम नहीं कर पाएगी उनको क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर पनिशमेंट होगा। तो सभी सभी के ऊपर टारगेट रहेगा। तो अभी कोई जो बड़ी कंपनी है वो टारगेट जल्दी फुलफ़िल कर सकती है, कोई छोटा कंपनी है वो टारगेट फुलफ़िल नहीं भी कर सकता है, टाइम लग सकता है। तो इसीलिए क्या है, जब आपकी कार्बन क्रेडिट का मैकेनिज्म रहेगा कि जिस कंपनी ने, पकड़ लीजिए टाटा कंपनी ने आपका कार्बन जो इमिशन है उसको कम किया, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक क्रेडिट मिलेगा, और वो फर्दर क्या कर सकेंगी, उस क्रेडिट को मार्केट में बेच के पैसे कमा पाएंगी। सपोज अभी समझ लीजिए टाटा ने कम किया और रिलायंस ने कम नहीं कर पाया किसी वजह से, तो रिलायंस क्या करेंगी, फॉर द टाइम बिंग वो जो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट है वो खरीद लेंगी। तो इससे क्या हुआ, जो टाटा कंपनी है उसको एनकरेजमेंट मिला और फिर से वो क्या करेंगी, अपने ग्रीन ट्रांजिशन को कंटिन्यू रखेंगी, फिर से सर्टिफिकेट कमाएंगी। और इधर जो रिलायंस कंपनी है उसको लगेगा कि मुझे मुझे पनिश किया जा रहा है क्योंकि मुझे कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ रहा है। तो अभी रिलायंस भी क्या होगी, एनकरेज हो जाएंगी कि मुझे भी ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन करना है। तो इसी तरह का एक मैकेनिज्म है कार्बन क्रेडिट का जो मैकेनिज्म है। तो इसीलिए अभी क्या है, हमारे देश में कार्बन क्रेडिट का जो मार्केट है वो डेवलप नहीं हुआ है। तो इसीलिए उसको डेवलप करने के लिए क्या किया जा रहा है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स ली जा रही है। तो एक आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए की जो स्टेक होल्डर है उनको इंक्लूड किया गया है कि कैसे आपका जो कार्बन क्रेडिट कार्बन मार्केट है या फिर कार्बन क्रेडिट मार्केट है उसको कैसे डेवलप किया जाए। उसके लिए जैसे एक पोर्टल की बात की गई है, तो इस पोर्टल को कैसे डेवलप किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से आपका जो ट्रांजैक्शन है वो पोर्टल में हो सके। जिन्होंने क्रेडिट पाया है वो, जिन्होंने टारगेट फुलफ़िल नहीं किया है उनको बेच सके। बाकी इसमें जो भी स्टेटस है हर आपके डिफरेंट इंडस्ट्री और सेक्टर्स की, उसकी आपकी इसमें अपडेट्स दी जाएंगी। तो इसमें कौन से की स्टेक होल्डर्स लिए गए हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स है उनको लिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा, रिलायंस, अदानी ग्रुप, ऐसे। फिर एक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसीज, तो अभी कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसीज भी चाहिएंगी जो आपका वेरीफाई करेंगी कि इंडस्ट्री ने कम किया है या नहीं। उसके उसके हिसाब से क्या होगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसी के साथ कौन रहेगी, गवर्नमेंट की एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये मिलके क्या करेंगे, एक आपका ड्राफ्ट प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो ये अभी ड्राफ्ट स्टेज में ही है, ये बनने वाला है। तो इसके बाद क्या किया जाएगा, ये आपका पब्लिश किया जाएगा फॉर 30 डे पब्लिक फीडबैक। और उसी के बाद क्या होगा, इस पोर्टल को खोला जाएगा ताकि हमारा जो कार्बन मार्केट है उसको आपका फंक्शनल बनाया जा सके। और बाकी जो भी चीज़ें हैं कि अगर किसी ने कंप्लाई नहीं किया तो उसके ऊपर पनिशमेंट होगा। कोई अगर ग्रीन वॉशिंग करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट होगा। तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो ग्रीन वॉशिंग हो गया कि किसी कंपनी ने क्या किया, अपना इमिशन को फॉल्सली दिखाया कि कम किया है, तो वो हो गया ग्रीन वॉशिंग। ओके, तो आप देखते हैं ना, कोई प्रोडक्ट में लिखा रहता है कि इको फ्रेंडली है लेकिन वो एक्चुअली नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो वॉक्सवैगन की गाड़ियाँ थी, कुछ दिन पहले ये चीज़ सामने आई थी कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ डिवाइस लगा रहे हैं जिससे इमिशन कम दिखा रहा है।
तो अभी वो कहेंगे कि हमारा गाड़ी इमिशन लेस है या फिर कम इमिट करता है, तो वो क्या है, एक ग्रीन वॉशिंग है। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, पनिशमेंट की प्रावधान भी की जाएंगी। और इसी के साथ क्या है, आपका EIA भी किया जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट में, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि ये कितना पोल्यूशन करने वाला है या फिर कितना ये रिन्यूएबल या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला है। तो अभी ग्रीन वॉशिंग, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन सब के ऊपर प्री और मेंस सभी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, जो भी ग्लोबल लेवल में आपकी डिफरेंट ट्रीटीज़ हुई है एनवायरनमेंट को लेके, वो चाहे आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो या फिर आपका आर्ट समिट हो या फिर जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो, ओके, या फिर जो आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो, फिर ग्लासगो है, तो ये इन सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी रहता है। ओके, फॉर प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव। तो इसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में भी कहा गया है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, उसको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल 17 गोल है, हर गोल से आप मैच करके देखिएगा कि कहीं मैच होता है क्या। और जिस तरह से मैच होता है उसी तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम में भी जब आप मेंस में क्वेश्चन लिखेंगे तो हम SDG गोल के बारे में पूछते हैं तभी लिखते हैं, लेकिन क्या है, हर क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिएगा कि SDG का एंगल भी आप दिखा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। और ध्यान रखिएगा, 17 गोल में हर गोल क्या करता है, किसी ना किसी थीम को, टॉपिक को आपका कन्वर्ज करता है। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग बेटर होगा, आपकी आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, एक्सपेक्ट मोर मॉनिटरी ईजिंग। तो जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या करती है, मॉनिटरी पॉलिसी बनाती है और आपका जो रेपो रेट है उसको डिसाइड करती है। तो अगर रेपो रेट ज़्यादा हुआ तो मार्केट में जो आपका लोन है वो बहुत ही आपका कॉस्टली हो जाएगा, और अगर रेपो रेट कम हुआ तो आपका मार्केट में जो मनी है वो अवेलेबल रहेगा, चीप क्रेडिट अवेलेबल होगा। तो उससे क्या होगी, मार्केट में बूम आएंगे। तो अभी क्या करती है जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, जो 6 मेंबर कमेटी है, जिसको 2016 में बनाया गया, और इसका 2 टारगेट है। एक तो आपका जो देश का इन्फ्लेशन है उसको आपका एक थ्रेशोल्ड में रखना, एक लेवल में रखना कि 2 to 6% के अंदर। ओके, मतलब 4% प्लस माइनस 2%। उससे अगर ऊपर गया तो ये क्या करेगा, ग्रोथ को हैम्पर करेगा। तो अभी के समय पे क्या है, आप देख सकते हैं कि जो देश का CPI इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत, वो लगभग 4% में है, मतलब इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है। तो इस समय अभी RBI क्या कर सकती है, जो आपका रेपो रेट है उसको घटा सकती है बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट घटा चुकी है, तो अभी और 25 बेसिस पॉइंट घटाने से क्या होगा, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो अवेलेबल होगा। लिक्विडिटी मतलब पैसे। तो पैसे किसके लिए अवेलेबल होंगे, चीप आपके रेट में, फॉर बिजनेसमैन एज वेल एज़ फॉर कंज्यूमर्स। तो इससे बिजनेसमैन बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, और बिजनेसेस अगर ग्रो हुआ, जो प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे उसको खरीदने के लिए कंज्यूमर के पास भी पैसे होने पड़ेंगे। तो कंज्यूमर भी क्या है, आपके ऑटोमोबाइल के लिए या फिर आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर पाएंगे, लोन ले पाएंगे, और इससे डिफरेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी इस आर्टिकल में क्या करना है, कैसे मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो आपके देश में ग्रोथ को ला सकती है, ग्रोथ में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रोल रहता है, वैसे कोई क्वेश्चन आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन सी चैलेंजेस देखी जा सकती है उनके डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल, अभी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के हाथ में आपका देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। सपोज़ एक जगह से दूसरी जगह आपका चावल, दाल, फिर प्याज, आलू नहीं पहुँचे, उसका वजह था कि आपका रेलवे लाइन या फिर कोई फ्लड आ गया था, इसलिए रेलवे लाइन बह गई थी। तो अभी उसके लिए जो प्राइस बढ़ेगा उसमें आपका मॉनिटरी पॉलिसी उसको कम नहीं कर सकती है।
या फिर इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल लेवल में आप जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है इन वेस्ट एशिया, इन आपके यूरेशियन रीजन, तो उसको टेकल नहीं कर सकती है। तो ये चैलेंजेस हो गए। बाकी आपको क्या पूछा जा सकता है कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती है। कब फॉर्म किया गया, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या डिसाइड करती है, सीपीआई कौन डिसाइड करता है, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रह सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका टैरिफ टेंट्रम एंड जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस। तो अभी ये जो आर्टिकल है काफ़ी अच्छा इंसाइट देता है अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन आईआर के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो इसमें अभी क्या है जो आप देख सकते हैं, जो ग्लोबल आज के या फिर आज से जो पहले का ग्लोबल सिनेरियो है उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब के चुन के आने से पहले यूएस का एक आप एक्टिव रोल देख रहे थे कि वो आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी ले रहे थे, ग्लोबल लेवल में जो भी इश्यूज है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद उनका जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग हो गया है। इनवर्ड लुकिंग मतलब वो जैसे अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसे चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उनको ओबे नहीं कर रहे हैं। ओके, एक पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिसीज लिया जा रहा है। तो इसमें जो ये आर्टिकल है इसको समझने के लिए आपको समझना होगा सेकेंड वर्ल्ड वार। ओके, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन साहब, तो उन्होंने क्या किया था, आपका ग्लोबल लेवल में ग्लोबल गवर्नेंस को आपका बढ़िया से चलाने के लिए लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन किया था। खुद यूएसए उसका मेंबर नहीं था लेकिन लीग ऑफ नेशन फॉर्मेशन किया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन ने ग्लोबल लेवल में कोऑपरेशन लाने में असमर्थ रहा और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया 1939 में। तो 1939 से 1945 के बीच आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और 1945 के बाद यूएसए ने फिर से यूएसए के मतलब लीडरशिप में आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई 1945 24 अक्टूबर। तो उसके बाद आपका क्या हुआ कि ग्लोबल लेवल में कोऑपरेशन के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया जिसमें आज 193 नेशन है। तो इसमें यूएसए का एक बड़ा रोल है, इंक्लूडिंग अदर यूरोपियन नेशन लाइक फ्रांस, इंग्लैंड। ओके, उसके बाद ग्लोबल लेवल में इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए आपका और दो ऑर्गेनाइजेशन आया 1945 में, जिसको ब्रिटेन वुड ट्विन कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है ये यूएसए के द्वारा बनाई गई ताकि ग्लोबल लेवल में क्या किया जा सके, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, जो फ्री एंड फेयर ट्रेड है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको बचाया रखा जा सके। और आपका 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाया गया और जिसमें ये सभी इंस्टीट्यूशन में यूएसए का रोल सबसे ज़्यादा रहा है, वो चाहे आपका डिसीजन मेकिंग में हो या फिर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में हो। लेकिन हाल ही में जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी ली जा रही है, फॉर एग्जांपल आपके टैरिफ लगाना, इवन जो यूएसए के ट्रेडिशनल पार्टनर्स है लाइक यूरोपियन जो यूनियन के नेशन है, फिर आपके जो कनाडा है, फिर इंडिया तो अभी आपके 9/11 अटैक के बाद हमारा रिलेशन अच्छा हुआ, तो अभी इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया गया, फिर आपके साउथ कोरिया के ऊपर, जापान के ऊपर। तो अगर जो यूएसए का पॉलिसी है वो अगर इस तरीके से इनवर्ड लुकिंग रहता है तो इसमें क्या होगा, आपके जियोपॉलिटिकल या फिर ग्लोबल लेवल में एक टर्बुलेंस क्रिएट होगा। तो इस टर्बुलेंस का अभी फ़ायदा कौन उठा सकता है? चाइना। तो चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा असर्टिव है, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल लेवल में जो टर्बुलेंस क्रिएट होगा उसमें कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं रहेगा जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके, और चाइना जैसा असर्टिव पावर उस वैक्यूम को फिल करेगा जो इंडिया जैसे देशों के लिए या फिर अदर आपके नेशंस के लिए सही नहीं है। तो उसी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है कि जो यूएस का इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है उसको बड़े ही ध्यान से उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है उसको अंडरमाइन ना किया जाए, ग्लोबल स्टेबिलिटी जो है उसको अंडरमाइन ना किया जाए। नहीं तो क्या है, एक रिसेशनरी टेंडेंसी अभी तो देखी गई है और ये अगर कंटिन्यू रहा तो 1929-30 में जो ग्रेट डिप्रेशन देखा गया था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वैसा एक सिचुएशन फिर से देखा जा सकता है।
क्योंकि 1929-30 में भी यूएस ने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज ली थी, बहुत सारे रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए थे। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। अभी ये जो पूरा मुद्दा है, जो आर्टिकल है, ये आपके प्री मेंस इंटरव्यू हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो इसमें प्लस इंडिया का रोल भी कहा गया है कि इंडिया को क्या करना है 21st सेंचुरी में। विल नॉट वेट फॉर इंडिया, इंडिया मस्ट राइज। तो 21st सेंचुरी इंडिया के लिए वेट नहीं करेगा, इंडिया को राइज करना है और रिएक्ट नहीं करना है, लीड करना है, फॉलो नहीं करना है। ओके, काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को इसमें लिखा गया है बाय हमारे टीम। तो ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ओके, और फिर इसमें कहा गया है इंडिया मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम अ बैलेंसर। तो अभी हम क्या करते हैं, रिलेशन को बैलेंस करते रहते हैं, बैलेंस करते हैं बिटवीन यूएसए रसिया, बिटवीन यूएसए चाइना। तो बैलेंसिंग रोल की जगह हमें एक पिलर की तरह खड़ा होना है। जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसमें हमें भी एक लीडरशिप का रोल प्ले करना है। तो अभी अगर यूएस टर्न्स इनवर्ड एंड चाइना बिकम्स मोर असर्टिव, तो इसमें क्या होगा, द स्पेस फॉर रेस्पॉन्सिबल पावर वाइडेंस। तो अभी जो बाकी रेस्पॉन्सिबल पावर है उनका जो रोल है वो बढ़ने वाला है और उनको रोल अपना बढ़ा के रखना होगा। लाइक इसमें ब्राज़ील हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, इन सभी देशों को लीडरशिप रोल प्ले करना होगा। और इसमें जैसे कि इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, उसके ऊपर हम मिलिट्रीली भी पावरफुल है और हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है, फिर जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो भी है। तो इसके लिहाज से हम रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, एन अनअवॉइडेबल प्रोडक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें ये आर्टिकल स्पेशली बात कर रहा है कि कैसे जो डिफरेंट लीडर्स है ग्लोबल लेवल में वो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ ले रहे हैं। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ मतलब क्या, लोगों को रिझाने के लिए पॉलिसीज़ लिया जा रहा है। और दूसरा आपके अपने आप को पर्सनल साइकोलॉजी के या फिर पर्सनल जो आपका मोटिवेशन है उसको फुलफ़िल करने के लिए पॉलिसीज़ ली जा रही है। और इसमें जो इंस्टीट्यूशन है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, जो वैल्यूज़ है उनको अंडरमाइन किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आप रशिया यूक्रेन वार में ही देखें तो जो वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। जो एक इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन के वैल्यू को फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट का अभी दायित्व क्या होता है कि देश का जो इकोनॉमी है, जो सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्टेड रखे। और ऐसे अगर लॉन्ग ड्रॉन वार करते रहेंगे दो देश, तो देश का इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा। तो देश का इकोनॉमी जब कोलैप्स होगा, जो लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हैं वार के बारे में उनको तो इम्पैक्ट नहीं होगा, उन्होंने बहुत सारा कमा लिया है या फिर उनके पास जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो है, लेकिन जो आम आदमी है वो इसके क्या रहेंगे, सफ़र करेंगे। या फिर आप वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में आप इज़राइल और पैलेस्टीनियन जो इशू है उसमें सफ़र कौन कर रहा है, जो आम जनता है वो। तो इसके लिए क्या करना है, ये आर्टिकल बात कर रहा है कि डेमोक्रेसी को संजो के रखना है। और जो अनअवॉइडेबल प्रोडक्ट बताया जा रहा है कि आप इंस्टीट्यूशन को जो ओबे करना चाहिए, जो रूल बेस्ड ऑर्डर को ओबे करना चाहिए, लोगों का इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए, उसकी जगह देश, डिफरेंट नेशन, डिफरेंट लीडर्स क्या कर रही है, आपकी पर्सनालिटी, खुद की जो पर्सनल एजेंडा है उसको सेट कर रही है और इंस्टीट्यूशंस को अवॉइड कर रही है, यूनिलैटरल डिसीजंस ले रही है। तो उस चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है। तो ये जो आर्टिकल है ये आपके जीएस पेपर 2 के लिहाज से, फिर आपके जीएस पेपर 3 जो आपका यूएसए का स्टांस रहा है उसके वजह से इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके कैसे डेमोक्रेसी का इरोजन हो रहा है बाय डिफरेंट लीडर्स, उसके लिहाज से फिर ऐसे में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा अभी। नेक्स्ट है आपका अगेन इज़राइल और पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में हमने देखा था ना, जो आपकी जो वैल्यूज़ है वो इरोड हो रही है। लाइकवाइज इस आर्टिकल में भी आपके ह्यूमैनिटी के कंसर्न को लेके ये आर्टिकल आया है कि जो इतना एक लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट है, जो कन्फ्लिक्ट आपका चालू हुआ है 1948 के समय से, जब से आपके पैलेस्टाइन में इज़राइल का फॉर्मेशन किया गया और जीव पीपल को सेटल करवाया गया। तो अभी जीव पीपल को तो अपना राइट मिल गया, अपनी नेशन मिल गई,
लेकिन जो पैलेस्टीनियन पीपल है उनको आपका जो नेशन है वो नहीं मिला है, उनको जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होता है, जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होती है वो नहीं मिली है। उल्टा जो आपके अथॉरिटी के बीच इधर आपके इज़राइल में जो हमास है, जो आपका जो एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, तो ये जो भी पॉलिसीज़ ले रही है या फिर जो अटैक काउंटर अटैक हो रहा है उसमें नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। एथनिक क्लिनजिंग हो रहा है एक पर्टिकुलर ग्रुप का इन गाज़ा, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो अगेन इसमें क्या है, जो प्लाइट है कॉमन पीपल का, जो प्लाइट है एक पर्टिकुलर ग्रुप का, उसको दर्शाया गया है। और ग्लोबल लेवल में जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं, ओके, जैसे यूएसए हो गए, यूरोप हो गया, और फिर इसमें इज़राइल है, तो ये कैसे जो आपके एक एथनिक पॉपुलेशन है, ग्रुप है, उनके राइट्स को कैसे वॉयलेट कर रही है या फिर उसके लिए क्यों वोकल नहीं है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें आपको क्या करना है, ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से, आईआर के पर्सपेक्टिव से, ओके, लॉलेसनेस के पर्सपेक्टिव से, फिर जो रेस्पॉन्सिबल पावर है उनके इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के बारे में, जीनोसाइड के बारे में, एथनिक क्लिनजिंग के बारे में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिमेंबरिंग फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम दी मार्जिन्स। तो ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। और इसमें स्पेशली जो आपके हमारे जो देश की आज़ादी के लिए जो भी फ्रीडम मूवमेंट की थी भाई, गांधी जी हो या फिर डिफरेंट अदर लीडर्स हो, उसमें उन फ्रीडम मूवमेंट में आपके डिफरेंट इंडिजीनियस कम्युनिटी ने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन वो जो डिफरेंट इंडिजीनियस कम्युनिटी है या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके, या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनके जो भी लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, उनका हिस्ट्री मेन स्ट्रीम जो आपके डिस्कशन है उसमें कभी आता ही नहीं है, और इनके बारे में ख़ास कुछ लिखा भी नहीं गया है। तो जो हमारे देश में जो एक ऑरल ट्रेडिशन है कि लोगों के मुंह से ही सुनने को मिलती है, वैसा ही एक चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। तो ये रीमोन भूया गोगोई जी ने लिखा है और काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है कि किस तरह से क्या है जो मार्जिन्स में रही थी लीडर्स, जैसे अभी गांधी जी है, गांधी जी आपके सेंट्रल फिगर थे फ्रीडम मूवमेंट में, लेकिन गांधी जी के साथ क्या है, अभी डिफरेंट लीडर्स ने लोकल लेवल में पार्टिसिपेट किया था उनके मूवमेंट में, लेकिन उनका नाम हमें कहीं चर्चे में देखने को नहीं मिलता है। इवन उनको फ्रीडम फाइटर्स के तरह ही एक्नॉलेज या फिर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो इसी में यही चीज़ें दर्शाई गई है कि जो मार्जिन में रहते हैं या फिर जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उनका कंट्रीब्यूशन को कभी गिना ही नहीं जाता है, क्योंकि वो आपके एक तो एजुकेशन वाइज पावरफुल नहीं थे, या फिर उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो भी इतना पावरफुल नहीं था, इसीलिए वो कभी क्या है आपके नेशनल फेस बन ही नहीं पाए, और या फिर जो उनका रीजनल फेस था वो भी कहीं लिखा ही नहीं गया लोगों के, और कहीं लिखा भी गया तो वो मेन स्ट्रीमिंग कभी हुआ ही नहीं। तो इसमें नो डाउट ये आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करता है, लेकिन इसको आप ओवरऑल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, अदर रीजन में भी डिफरेंट जो लीडर्स रहे हैं लोकल लेवल में, उनका नाम कहीं मेंशन नहीं देखने को मिलता है। अगर मिलता भी है तो वो सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर कभी नहीं भी किया जाता है। तो उनका कंट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखना, उनके बारे में भी पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी रहता है। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। चाहे कंट्रीब्यूशन छोटा हो या बड़ा हो, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ही होता है। ओके, तो उस चीज़ों को इसमें दर्शाई गई है। तो इसमें स्पेशली आपके खगेन बोरचुंग जी और लुप्ता राभा जी के बारे में मेंशन किया गया है। तो इन दो लीडर्स के बारे में मेंशन किया गया है जिनको याद नहीं रखा जाता है, इवन रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है कि ये फ्रीडम फाइटर्स भी रह चुके हैं। तो ये राभा जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है, राभा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ओके, तो अभी इसी को क्या करना है, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमें समझना है कि ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि फ्रीडम मूवमेंट में कैसे मार्जिनलाइज हुआ था डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लीडर्स। और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जो आपका मार्जिनलाइजेशन है वो ज़्यादा रहा है। तो ऐसे नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट से लीडर्स नहीं थे,
लेकिन आप मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स के नाम आपको सिर्फ गिने चुने नाम ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे लीडर्स थे। ओके, और इसी के साथ क्या है, नॉर्थ ईस्ट के असम में आपका पथरू घाट रिवॉल्ट हुआ था दारोंग में 1894 में। फुलागुड़ी धावा हुआ था ये 1861 में हुआ था नौगांव में। इनफैक्ट इसको पहला आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। गांधी जी ने तो ये टैक्टिक्स बहुत बाद में अपनाई थी। तो इसमें क्या है, तो फुलागुड़ी धावा को अभी उस हिसाब से क्या है, नेशनल लेवल में रिकग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो भी आपके एग्रीकल्चरलिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, जो टैक्स लगाया गया था आपके बेटल नाट के ऊपर, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस किया था कि हम टैक्स नहीं देंगे। और उस समय आपका क्या होता था, उस समय क्या अभी भी होता है, राइज और मेल बैठता है। राइज मतलब पॉपुलेशन, मेल मतलब असेंबली। तो ये जो राइज और मेल है, इसमें आप एक क्या है, अर्ली शॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी देख सकते हैं कि जो डिसीजंस कॉलोनियल समय में असम में ली जाती थी बाई लोकल कम्युनिटी, लोकल पॉपुलेशन, वो राइज और मेल के द्वारा लिया जाता था, मतलब पीपल्स असेंबली के द्वारा। तो इसमें क्या है, एक आप डेमोक्रेटिक वैल्यू देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन छोटे छोटे चीज़ों में ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, आपको लग सकता है कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा वैल्यू छिपा हुआ है। ओके, बाकी क्या है, नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को जो मार्जिनलाइज किया गया है या फिर अदर रीजन के जो कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको मेन स्ट्रीमिंग करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एथनिसिटी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अगेन इसमें एथनिसिटी के अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की गई है कि जो भी हमारे डिफरेंट एथनिक ग्रुप है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आपके हंड्रेड्स ऑफ एथनिक ग्रुप है, और ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप आपके कहाँ रहती है, नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश जो 8 स्टेट है। ओके, फिर आसाम। तो हर स्टेट में एथनिक पॉपुलेशन पाया जाता है। ओके, और एथनिकली जो नॉर्थ ईस्ट है वो सबसे ज़्यादा रिच है इन इंडिया। ओके, तो अभी जो ये एथनिक पॉपुलेशन है इनका हिस्ट्री भी कभी भी अच्छे से लिखा नहीं गया है। ओके, मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में तो इनको लिखना ज़रूरी है। इनका जो पॉलिटिकल लाइफ है, इनका वे ऑफ लाइफ है, इन सभी चीज़ों को, इनका जो इकोनॉमिक सस्टेनेंस लेवल है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इन सभी चीज़ों को क्या करना है, जानना ज़रूरी है। और ये नहीं जानने की वजह से ही क्या है, जो एंजाइटी है वो देखी गई है, जो टेंशन है वो देखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो जैसे नॉर्थ इंडिया है या फिर साउथ इंडिया में भी आप कर्नाटका में, इन सब एरिया में देख सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक आपके एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनमें क्या किया जाता है, इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होता है, जैसे चाइनीज़ करके पुकारना। ओके, तो ये सभी क्या है, इस वजह से हो रहा है कि कभी नॉर्थ ईस्ट के हिस्ट्री को अच्छी तरीके से कैसे मेन स्ट्रीम इंडिया में लिखा ही नहीं गया, इनके बारे में पढ़ाया नहीं गया, इनके बारे में लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं की, जबकि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है नॉर्थ ईस्ट का। ओके, तो इसीलिए क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट की आपकी हिस्ट्री है, इनकी यहाँ की जो एथनिसिटी है, इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ताकि ये जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं इनको भी, या फिर जो बहनें हैं इनको भी क्या करना है, आपका इनके बारे में भी जानना है, क्योंकि ये भी अलग नहीं है, सिटीज़न ऑफ इंडिया ही है, इनका भी बराबर का ही हक है, क्योंकि ये भी आपके डेमोक्रेसी के पार्ट है। और आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, वो सभी के ऊपर लागू होता है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। और ध्यान रखिएगा, जो नॉर्थ ईस्ट की एथनिसिटी है उसको ध्यान नहीं देने के वजह से ही क्या हुआ है, आपके नॉर्थ ईस्ट लेवल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम रहा है, और जो सब्सिस्टेंस पैटर्न है वो कंटिन्यू है। इसी के लिए आप क्या देख सकते हैं, इंसर्जेंसी जैसे प्रॉब्लम देख सकते हैं। और इसके उपरांत भी आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ले, तो इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो इकोनॉमी कैसे आपका डेवलप होगा। ओके, तो हर पॉसिबल एंगल से देखना है नॉर्थ ईस्ट को। और नॉर्थ ईस्ट के क्या है, अभी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसीलिए कि इस रीजन को डेवलप कराना है इकोनॉमिकली। ओके, सोशली तो काफ़ी आगे है, कल्चरली काफ़ी आगे है, बट
इकोनॉमिकली जो आपकी लेक्यूनास रह गई है, जो लैग रही गई है, उनको पूरा करना ज़रूरी है। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल आपके टी गार्डन्स के बारे में बात करता है कि जो ग्रीन फ्लाई एक पेस्ट है जिसकी वजह से क्या है, टी प्रोडक्शन में नुकसान देखने को मिल रहा है। तो अभी ये रिपोर्ट में आया है कि इस साल का जो ईल्ड है, जो आपके मई जून महीने में मानसून के समय देखी जाती है, मई टू जुलाई, ओके, जून नहीं जुलाई तक, तो इसमें लगभग आपका 11 to 50% तक जो ईल्ड है, जो उत्पाद है, वो कम हो सकता है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि आपकी जो टी है, आसाम की हो या आपके डिफरेंट रीजन की हो, स्पेशली आसाम की टी क्या है, एक पहचान है ग्लोबल लेवल में, ये इंडिया को एक पहचान देती है। इवन आप बाहर अगर जाएं तो आसाम के बारे में अगर कहें तो टी से ही इसकी पहचान है। तो इसीलिए क्या है, जो टी इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम देखी जा रही है, अभी पेस्ट तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिखाया गया, इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो पेस्ट का प्रॉब्लम है। तो इस पेस्ट का प्रॉब्लम को टेकल करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर ईल्ड कम हुआ तो इसमें क्या रहेगा, एक तो हमारा जो ग्लोबल लेवल में जो एक्सपोर्ट है वो भी कम होगा, हमारा क्वालिटी ख़राब होगा, उससे जो रेपुटेशन है वो डैमेज होगा, और फिर जो टी गार्डन में जो वर्कर है उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो वायलेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो इसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना ज़रूरी रहेगा। ओके, बाकी टी का क्या हिस्ट्री रहा है, ओके, तो इन सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट आसाम फाइट्स फॉर इनर लाइन परमिट राइट्स। तो अभी इनर लाइन परमिट है क्या, ये एक ऐसा परमिट है जिसके तहत क्या है, या फिर ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत एक पर्टिकुलर एरिया में आपका कोई बाहरी व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता है विदाउट परमिट, और अगर परमिट मिलता भी है तो उनको एक लिमिटेड समय के लिए ही स्टे कर सकते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है इनर लाइन परमिट का या फिर सिस्टम है, ये किसने डेवलप किया, ये कॉलोनियल समय में ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, टू रेस्ट्रिक्ट आउटसाइडर्स एंट्री, टू प्रोटेक्ट सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी और फैब्रिक ऑफ द इंडिजीनियस और एथनिक पॉपुलेशन। तो अभी के समय पे आप अगर देखें जो ये आपका इनर लाइन परमिट है, ये सिर्फ 4 स्टेट में अभी करंटली लागू है। फॉर एग्जांपल आपके जो 4 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। तो अभी इसमें बाकी 2 स्टेट मेघालय और आसाम डिमांड कर रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ आपके इलीगल इन्फ्लक्स फ्रॉम बांग्लादेश एज वेल एज फॉर जो का आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी पॉपुलेशन है फ्रॉम 3 कंट्री, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उसके जो माइनॉरिटीज़ जो इंडिया को एंटर कर चुके हैं उनके सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तो अभी इससे क्या है, जो इंडिजेनियस पॉपुलेशन है आसाम की, मेघालय की, उनके जो आपके आइडेंटिटी है, सोशल कल्चरल फैब्रिक है, उसको ये डैमेज करेगा। तो इसीलिए क्या है, इनर लाइन परमिट का डिमांड किया जा रहा है, ताकि जो कल्चर है, जो आइडेंटिटी है, जो इकोनॉमी है, जो पॉलिटिकल पावर है, उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके फ्रॉम आउटसाइडर्स इन्फ्लुएंस। ओके, तो ये उसी के बारे में बात करता है। तो इसमें आप इस चीज़ों को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, और बाकी जो भी लॉ है उसको भी देखिएगा अच्छी तरीके से। ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द अलार्मिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन असम। तो अभी इसमें देखिए ये आसाम स्पेसिफिक है, नो डाउट, लेकिन ये आप वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से एज वेल एज नेशनल पर्सपेक्टिव से एज वेल एज स्टेट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप एकदम अपने डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव से भी देखें। जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ फ्रॉम इंडिया का आसाम स्टेट का गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से, और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा टाउन है बड़ पथार करके, उससे। तो हमारा जो रीजन है ना, वो आपके ड्रॉट प्रोन एरिया में आ चुका है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक समय पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती थी, बहुत ज़्यादा खेती होता था, ओके, और हमारे रीजन से धनसिरी जो रिवर है वो बहती है,
तो धनसिरी वैली में एक समय में खेती में बहुत ज़्यादा प्रोस्पैरिटी था। अभी भी खेती होती है, लेकिन अभी जो ड्रॉट का कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो अभी ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, ये सिर्फ एक रीज़न में नहीं है, पूरा वर्ल्ड में है, और इसमें स्पेशली असम के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये APSC के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बाकी जो भी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, पॉइंट जो है, जो पॉइंटर्स है या फिर जो आपके टेम्पलेट्स है, ये आप हर पॉइंट से देख सकते हैं। नेशनल लेवल में भी इनको देखा जा सकता है। तो इम्पैक्ट क्यों दिखाई दे रहा है क्लाइमेट चेंज, या फिर क्लाइमेट चेंज हो ही क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ आपका डिफॉरेस्टेशन ट्रिगर्ड बाय एग्रीकल्चर, कि आपकी डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों को घर बनाने हैं, एग्रीकल्चर करना है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, लॉगिंग चल रहा है, मतलब पेड़ों की कटाई बेचने के लिए। फिर इसके लिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा जा रहा है, राइनो, गोल्डन लंगूर्स, ओके। जो फिर आपका डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कार्बन सिंक, तो फॉरेस्ट अगर नहीं रहेंगी जो, तो कार्बन सिंक जो है, जो कार्बन एब्जॉर्ब करती है पेड़, वो कम हो जाएंगे। तो उससे क्या है, आपका क्लाइमेट इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, चेंज का इम्पैक्ट बढ़ेगा, सॉइल इरोजन होगा, फ्लड होगा, फिर आपका जो रेनफॉल है वो कम हो जाएगा, डिग्रेडेशन होगा ग्राउंड वाटर का, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। उससे आपका फर्दर क्या है, जो वाटर है उसमें कंटामिनेशन होगा, आर्सेनिक जैसे प्रॉब्लम ऑलरेडी असम में देखे गए हैं, जो एक सीवियर हेल्थ हैजार्ड को क्रिएट कर सकता है। फिर आपके जो थर्मल पावर प्लांट है उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, स्कैरसिटी तो देखी गई है वाटर की ऑलरेडी। तो इससे क्या है, अभी डिसरप्शन किस में होगा, इसका इकोनॉमिक ये हो गया रीज़न, और इसका इम्पैक्ट हो गया एग्रीकल्चरल डिसरप्शन होगा, रूरल पॉवर्टी बढ़ेगी, माइग्रेशन होगा, अर्बन जो एरिया है उसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सोशल इम्पैक्ट में डिजीज़ का बर्डन बढ़ेगा, स्पेशली मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के अंदर। तो डेंगू बहुत जगह में, अभी गुवाहाटी में, फिर आपके कार्बी आंगलोंग में, इस जिलों में, फिर आपके गोलाघाट, शिवसागर, हर जिलों में ही क्या है, डेंगू के केसेस देखे जाते हैं हर साल, और वो भी स्पेशली आपके साउथ वेस्ट मानसून के समय में, जब मानसून का सीज़न आता है तब। क्योंकि उस समय क्या होता है, जो मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, वो बढ़ा हुआ रहता है, और मॉइस्चर टेम्परेचर जब मिलता है तो जो डिफरेंट बैक्टीरिया से वो पैदा होती है। ओके, हेल्थ स्ट्रेन आएगा, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में असर पड़ेगा। ओके, लॉस ऑफ स्कूल, लॉस ऑफ जॉब, मेंटल हेल्थ में भी इम्पैक्ट रहेगा, क्लाइमेट एंजाइटी रहेगी, ट्रूमा होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या एक्शन लेना है वो आपको देखना ज़रूरी रहेगा। तो स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी लिया गया है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके तहत हमें एयर को फिर आपके वाटर को प्रोटेक्ट करना है। फिर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का गाइडलाइन है, उसके तहत हर प्रोजेक्ट लगाने से पहले वो कितना पोल्यूशन करेगी, कितना आपके इको फ्रेंडली है, उसको देखना ज़रूरी है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना ज़रूरी है, कम्युनिटी बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री करना ज़रूरी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना ज़रूरी है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है बाय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये सभी देखना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट है कैबिनेट टेक्स की डिसीजन। तो ये आसाम स्पेसिफिक न्यूज़ है। ओके, तो इसमें आपका जो डियरनेस अलाउंस है उसको हाइक किया गया है। तो डियरनेस अलाउंस क्या होता है, जो आपके पब्लिक एम्प्लॉय होती है उनका जो सैलरी पेंशन उसमें हाइक करना, क्योंकि DA हाइक इसीलिए किया जाता है ताकि जो इन्फ्लेशन है उसके साथ कमाई को एडजस्ट किया जा सके, जो परचेजिंग पावर है उसको इंटैक्ट रखा जा सके। तो कभी पूछा जा सकता है DA क्या है, ओके, डियरनेस अलाउंस क्या है, ये स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। फिर असमीज़ इन ऑफिस कम्युनिकेशन। तो असमीज़ जो लैंग्वेज है उसको ऑफिस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस्तेमाल तो हो ही रहा है लेकिन इसमें और भी गाइडलाइंस आई है। ओके, फिर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ इन फ्लड मिटिगेशन। तो आसाम का सबसे बड़ा डिज़ास्टर क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर फ्लड जो है वो। तो फ्लड अभी क्या है, हर साल ही होते रहता है, जिससे इस बार तो आप देख सकते हैं लगभग आपके मोर देन 50% डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थी। तो फॉर मोर देन 50% डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड, मतलब मोर देन 50% ऑफ आसाम्स एरिया डिफरेंट रीजन में अफेक्टेड रही है। ओके, और ये आपका जो इंडिया में जितना फ्लड हैवोक आता है उसका 10% है। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्लड आता है, और करोड़ों रुपए नुकसान रहते हैं सालाना। तो इसको मैनेज करने के लिए लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि लोकल कम्युनिटी क्या कर सकती है, अर्ली वार्निंग दे सकती है गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को अवेयर कर सकती है डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए। ओके, तो उसी के बारे में ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं।
उसको ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट है आसाम, जिसने सबसे ज़्यादा डीए हाइक दिया है। ओके, तो ये सभी इसमें ये एक मुद्दा है। फिर आसाम इज़ इन गवर्नमेंट ऑफिस कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या है, गाइडलाइन है कि आपका जो बराक पहला तो आसाम रीजन पूरा, मतलब ओवरऑल जहाँ आसामीज़ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसमें आपका क्या रहेगा, लैंग्वेज आसामीज़ रहेगा। और जो बराक रीजन है, बराक रीजन में आपका बंगाली, आसामीज़ एंड इंग्लिश रहेगा, क्योंकि वो एरिया जो बंगाली स्पीकिंग डोमिनेटेड है, इसीलिए बंगाली, आसामीज़ एंड इंग्लिश बराक में। ओके, 3 डिस्ट्रिक्ट में। फिर बोडो, असमीज़ एंड इंग्लिश इन बीटीआर, क्योंकि बीटीआर रीजन में जो बोडो कम्युनिटी है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए, और बीटीसी भी है, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, तो इसीलिए उस रीजन में पहले आपका बोडो लैंग्वेज रहेगा, उसके बाद असमीज़, उसके बाद इंग्लिश, और बाकी रीजन में असमीज़ रहेगा। तो उसी के बारे में ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ओके, तो इसमें लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, कल्चरल पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग होगा। फिर लीगल एंगल अगर देखा जाए तो आर्टिकल 345 स्टेट को पावर देता है कि स्टेट डिसाइड कर सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा स्टेट का। तो ये आर्टिकल जो है ये पूछा जा सकता है आपके प्रीलिम्स में। ओके, बाकी जब मेंस में आंसर लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं जब भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा स्टेट रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट इसमें लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फ्लड मिटिगेशन के बारे में कहा गया है, ताकि जो फ्लड मिटिगेशन के जो भी प्लानिंग है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो, ग्रास रूट लेवल में मॉनिटरिंग हो, अर्ली वार्निंग मिले तो रेस्पॉन्स आए। फिर एनवायरमेंटल जस्टिस, इनोवेशन। ओके, फिर एसडीजी को भी इसमें लिंक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, पंचायत पोल। तो अभी पंचायत का पोल अनाउंस हो गया है आसाम में, तो इसके रिगार्डिंग अभी क्या है, अभी जो पंचायत पोल अनाउंस हुआ है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पोल होने वाला है, लेकिन पंचायत रिगार्डिंग बाकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसको समझना ज़रूरी हो जाता है। जैसे 73rd अमेंडमेंट 1992, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायत को, और उसके बाद डिफरेंट स्टेट ने अपना स्टेट पंचायती राज एक्ट लाया, जिसके तहत क्या किया गया, 73rd अमेंडमेंट को लागू किया गया। तो फॉर एग्जांपल आसाम में अभी पंचायती राज के लिए कौन सा लॉ है, आसाम पंचायती राज एक्ट ऑफ 1994। ओके, ये रहा आसाम पंचायती एक्ट, ये 1994 में आया था, बट 2018 में इसको इसमें कुछ अमेंडमेंट लाई गई थी, जिससे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ला दिया गया था कैंडिडेट के लिए, 2 चाइल्ड नॉर्म को लाया गया था। तो ये सभी चीज़ें क्या है, प्री में पूछी जा सकती है। ओके, फिर 11 शेड्यूल में पंचायत को 29 सब्जेक्ट डिवॉल्व करने के बारे में कहा गया है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। प्लस एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है आपका कि जो पंचायती सिस्टम है ना, उसमें ओवर पॉलिटिसाइजेशन देखा जा रहा है। एकदम ग्रैंड लेवल में आपका इलेक्शंस को करवाया, मतलब इलेक्शन कैंपेन होता है बाय दी पॉलिटिकल पार्टीज। इवन आपके जो स्टेट के इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो एक मायने में सही नहीं है, वो भी इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है कि लोकल जो इलेक्शन है उसको लोकल की तरह ही देखा जाना चाहिए, ताकि लोकल जो पॉपुलेशन है वो आपकी पार्टिसिपेट करे, उनका एम्पावरमेंट हो, ना कि ये मतलब पॉलिटिकल एजेंडा सेट करे। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये ओवरऑल आपके यूपीएससी एपीएससी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। एपीएससी के लिए आपको आसाम का पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, और यूपीएससी के लिए आपको ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वो जानने को मिल जाएंगी। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ डाउट होता है तो वो भी बताइए, और कुछ आपको सजेशन देना है तो वो भी बताइए। हम अपनी जो भी चीज़ें हैं क्लासेस है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए